नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में बहुत छोटी सी वीडियो होगी। मेरा ख्याल यही है कि जल्दी से समाप्त हो जाएगा। कक्षा 9 के गणित में अगर एनसीईआरटी की किताब उठाते हैं तो सांख्य की अध्याय नंबर 14 जो मिल जाता है, इसके बारे में बात करने हैं और 14.1 की ख़ास तौर से बात करेंगे, क्योंकि इसके जो प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं वो काफ़ी ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर आपको दिया भी जाए तब पर भी आपको वो पचते नहीं। मतलब ये दिमाग वाले प्रश्न होते हैं, दिमाग उतना भी नहीं लगाना होता है, पर जहाँ पे गुणा भाग करना हो वहाँ पे हम कुछ गुणा भाग करके उत्तर प्राप्त कर लें तो समझ में आता है। पर शब्दों का खेल से खेलना थोड़ा सा कम अच्छा लग पाता है। तो वही सारे शब्दों का खेलों को मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ और इस प्रश्नावली को हम जल्दी से जल्दी समाप्त कर पाएंगे और आपको अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी वीडियो की। और इस वीडियो जैसे जो प्रश्नावली है इसमें आपको इसके जो आपकी भूमिका है या फिर जो कुछ क्रियाकलाप है उसको आपको अच्छा समझना होगा। आपको पूरा यहाँ पे पढ़ लेना चाहिए अगर आपको अच्छा लगे तो, और नहीं पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने निशान बना के रख लिया है, जितना पढ़ लेना आपके लिए पर्याप्त होगा। सबसे पहला जो शब्द आता है डाटा, ये आपको समझना होगा कि एक निश्चित उद्देश्य से, उद्देश्य मतलब कोई चीज़ आपको चाहिए, कोई जानकारी आपको चाहिए, वो आपका उद्देश्य है। एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए यानी इकट्ठा किए गए इन तथ्यों या अंकों को, मतलब कोई भी तथ्य या अंक जो भी हों, ठीक है, उनके संख्यात्मक या अन्य रूप हो सकते हैं, मतलब जो कुछ भी हो सकता है, उन आंकड़ों को डाटा कहा जाता है। जो भी आंकड़े आप इकट्ठा करते हैं, किसी का नाम सब शब्दों में लिखा है और या फिर किसी की उम्र लिखा है, ये सब अंकों में हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये डाटा कहलाती हैं। बस इतना सा आपको याद रखना काफ़ी पर्याप्त रहेगा। मतलब डाटा किसे कहते हैं, जो जानकारियाँ हम इकट्ठा कर रहे हैं वो डाटा है। जैसे मोबाइल का जो डाटा होता है, जानकारियाँ ही ये सारी चीज़ें होती हैं। अब जो हमारे चैप्टर का नाम है सांख्यिकी, वो है, उसकी परिभाषा देख लेते हैं। अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराने से संबंधित अध्ययन गणित की एक शाखा में किया जाता है, जिसे सांख्यिकी कहते हैं। तो इस चैप्टर सांख्यिकी का जो परिभाषा है वो यही है और इतना ही पर्याप्त है इसमें पढ़ना। और इसमें और भी सारी चीज़ें हैं सांख्यिकी की, पूरा कुछ लैटिन भाषा में जो उसका अनुवाद है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हैं, पर उन पर इतना ज़्यादा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अब जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है वो यहाँ पे आ जाता है। सांख्यिकी की एक और परिभाषा कहा जा रही है। सांख्यिकी शब्द का प्रयोग एक वचन में किया जाता है, जिसका यहाँ पे एक वचन में किया जाता है, इसका कोई मतलब ज़्यादा बनता नहीं, सेंस बनता नहीं है, बस आप यहाँ पे समझे आकर कि जिसका अर्थ यह विषय है कि जिसमें आंकड़ों का संग्रह, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण का अध्ययन करने के साथ साथ आंकड़ों से अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालने के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। यानी सांख्यिकी मूल रूप से ऐसी चीज़ है कि पहले बात तो सांख्यिकी एक वचन वाले कोई शब्द है, मतलब ये जो शब्द सांख्यिकी है वो एक वचन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये बहुवचन में नहीं जाएगा। और सांख्यिकी का मतलब होता है कि आंकड़ों का संग्रह, पहले तो आंकड़े इकट्ठा किए जाएंगे, प्रस्तुतिकरण, उनको अच्छे से लिखना यानी कि प्रस्तुत करना, दर्शाना, ठीक है, और फिर विश्लेषण, फिर उसका अध्ययन करना, विश्लेषण का अध्ययन के साथ साथ आंकड़ों का अर्थपूर्ण निष्कर्ष, पहले अध्ययन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो फिर अब इस अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकाल पाएंगे, कहेंगे कि ये विशेष प्रकार की जानकारी उनसे प्राप्त हो रही है। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। और नीचे यहाँ पर ढेर सारे उदाहरण, कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। इन क्रियाकलापों को जब आप पढ़ते हैं, आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, मैं आपको इन सब क्रियाकलापों के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। अपनी कक्षा के 20 विद्यार्थियों की लंबाई नाप ले रहे हैं, आप फीता लेकर के ये काम कर रहे हैं। अपनी कक्षा में किसी एक महीने में के प्रत्येक दिन अनुपस्थित रहे विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि कौन एक महीना चल रहा है, उस महीने में हर एक दिन आप गिन रहे हैं कि कितने लोग नहीं आए हैं, ये संख्या जो आप गिन रहे हैं। आपके कक्षा मित्रों के परिवार के सदस्यों की संख्या आप सभी से पूछ रहे हैं, भैया तुम्हारे घर में कितना लोग हैं, वो आप पूछ रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, लिख रहे हैं कागज़ पे। आपके विद्यालय में या उसके आसपास के 15 पौधों की लंबाइयाँ, जो भी पौधे हैं 15, उनकी लंबाइयाँ अपना आपके लिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये आप सूचना इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, ये एक प्रकार की हो गया। दूसरे प्रकार के क्या सूचना एकत्रित करने के लिए
संबंधित प्रत्येक विद्यार्थी मकान या व्यक्ति से सूचना एकत्र की हैं, मतलब ठीक है, इन सब चीज़ों को मुझे थोड़ा सा अवॉइड करना था, ये नहीं देखना था। आपने उदाहरण समझ लिए हैं। अब यहाँ पे समझेंगे दो मुख्य परिभाषाएं जो हैं प्राथमिक और द्वितीयक या फिर गौड़ आंकड़े। तो प्राथमिक आंकड़े किसे कहते हैं? स्वयं अन्वेषक यानी कि स्वयं जांचकर्ता या फिर स्वयं एक व्यक्ति जो परीक्षण कर रहा है, जांच कर रहा है, स्वयं अन्वेषक ने अपने दिमाग में एक निश्चित उद्देश्य रखकर यानी कि कुछ सोचकर वो घर से निकला और फिर सूचनाओं को एकत्रित किया है। ठीक है, एक निश्चित उद्देश्य रखकर सूचनाओं को एकत्रित किया है। इस प्रकार के एकत्रित किए गए आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है। यानी कोई व्यक्ति सभी से बारी बारी से पूछ रहा है, वो जाकर पूछ रहा है या फिर बस कैसे भी पूछ रहा है, फ़ोन पे पूछ रहा है, अलग अलग प्रकार से वो खुद ही जानकारी इकट्ठा कर रहा है, तो इसे कहा जाता है प्राथमिक आंकड़े। और दूसरा जो होता है कि किसी स्रोत से यानी कि कोई किसी ने इकट्ठा करके रख दिया है तो वो लिख करके रख दिया जाएगा। उसने अपनी जानकारी के लिए सूचनाएं इकट्ठा की और लिख करके रख दी। अब उनकी जानकारी कोई और उठा रहा है, कह रहा है कि किसी स्रोत से, यानी इन्होंने जो जानकारी इकट्ठा की वही स्रोत इनके लिए है जिनमें सूचनाएं पहले से एकत्रित हैं, यानी जिसमें सूचनाएं पहले से रखी गई हैं, उसी में से उस स्रोत में से किसी ने आंकड़े प्राप्त किए हों और उन आंकड़ों को गौड़ आंकड़े कहा जाता है। यानी कि हम हर एक व्यक्ति के घर में नहीं गए गिनने कि भैया आपके घर में कितने लोग हैं, लेकिन किसी ने किया था तो हमने उनसे जानकारी ले ली। तो यही हो गया गौड़ आंकड़े। तो गौड़ आंकड़ों में एक थोड़ा सा कमी ये होती है कि ये विश्वसनीय नहीं होते हैं, उतने ज़्यादा विश्वसनीय नहीं होते। भरोसा, अगर आपको विश्वास है तभी वो काम करते हैं, मतलब नहीं तो बेकार के कोई भी कैसे भी लिख करके रख सकता है। जैसे मैं ही कह दूं कि आपके गांव में 10-20 लोग हैं, तो ये तो थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। तो बिना सही जानकारी का विश्वास हो ये भी ज़रूरी है दूसरे का। ठीक है, खुद ही कर लोगे तो प्राथमिक आंकड़े हो जाएंगे, कोई किसी ने किया है आप जाके इकट्ठा कर उनसे आंकड़े मानोगे तो द्वितीय का आंकड़े वो आपके लिए हो जाएंगे। ठीक है, वही आंकड़े जब पहले व्यक्ति ने घूम घूम कर किए थे तो उसके लिए प्राथमिक हैं, और वही आंकड़े इकट्ठा करके उसने रख दिए हैं और आप उनसे सूचना मांगने जा रहे भैया आपके चेक, मतलब आपने जब ये पूरा जांच किया था तब क्या क्या मिला था, तो आप जब उनसे वो सूचनाएं मांग रहे हैं तो ये हो जाता है भैया आपकी द्वितीयक या फिर गौड़ आंकड़े। तो इतने सारी बातें आपने समझ ली होंगी। अब प्रश्नों पे हम आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे प्रश्नों को देखते हैं कि प्रश्न में क्या कहा गया है कि उन आंकड़ों के 5 उदाहरण दीजिए जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं। जो भी आप अपने जीवन में इकट्ठा कर सकते हैं उन्हीं आंकड़ों के आपको उदाहरण देने हैं। अब आपसे यहाँ पे जब ऐसा करने को कहा जाता है तो आप कहते हैं कि कौन से उदाहरण हम यहाँ पे दें, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो यही सारी चीज़ें हैं और जो आपके लिए मुश्किल होती हैं, बाकी ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि आप क्या क्या इकट्ठा कर सकते हैं। तो आइए चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं जो आपको मदद करेंगे भैया आपका आंसर लिखने में। हालांकि आपकी मदद तो पहले ही हो जाएगी, आप इसका आंसर देख सकते हैं। हम यहाँ पे कह रहे हैं कक्षा में सभी, यानी अपनी कक्षा में सभी विद्यार्थियों के नाम व फ़ोन नंबर अगर आप इकट्ठा करते हैं सभी से पूछ के, तो आप क्या ये आंकड़ा क्या हो जाएगा? प्राथमिक आंकड़ा हो जाएगा, ये बात हो जाएगी। दूसरा, विद्यालय के, ये विद्युत कहाँ से हो गया, विद्यालय हो गया था। विद्यालय के सभी अध्यापक या फिर शिक्षक अध्यापकों के नाम व फ़ोन नंबर आप इकट्ठा कर सकते हैं। ये हो गई बातें, ठीक है। और क्रिकेट चल रहा है, क्रिकेट के ऐसे कह सकते हैं पिछले 10 मैचों के हर मैच के रनों की संख्या, आप ऐसा करके लिख सकते हैं। ये जो हो जाएगा
पिछले 10 क्रिकेट मैच के, क्रिकेट लिख लेते हैं, क्रिकेट मैचों के हर मैच में रनों की संख्या किसी खास विशेष खिलाड़ी के। तो ये आप टीवी देख करके पता कर सकेंगे, ठीक है। और टीवी में ही चुनाव परिणाम में किसी पार्टी द्वारा या फिर प्राप्त सीटों की संख्या, जीती सीटों की संख्या, प्राप्त सीटों की संख्या, ऐसी सीटों की संख्या, ऐसी कुछ सूचना इकट्ठा कर सकते हैं। और अगर आपके पास थर्मामीटर है तो आप हर एक दिन में, अलग अलग दिन में, हर एक दिन, ठीक है, हर दिन का तापमान ये आप इकट्ठा करके रख सकते हैं। पिछले एक सप्ताह के हर दिन का तापमान ऐसा लिख सकते हैं, पिछले एक सप्ताह के प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक दिन का तापमान, ऐसा कुछ इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके आंकड़े हो जाएंगे, ठीक। तो इस प्रश्न में यही कहा था कि कौन से जो 5 आंकड़े हैं जो आप दैनिक जीवन में इकट्ठा कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें आपको इस किताब के उत्तर में भी देखने को मिल जाएंगी। कुछ हमने बता दिया, कुछ आप अपने से बताइएगा, इकट्ठे कमेंट करके बताइए जो आप इकट्ठा गिन कर रख सकते हैं। आपके हर साल एग्ज़ाम में कितने नंबर आए थे उनको इकट्ठा करके आप लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके आंकड़े। और आपके दूसरे प्रश्न में कहा गया कि ऊपर दिए गए प्रश्न 1 के आंकड़ों के प्राथमिक या गौड़ की में वर्गीकृत कीजिए। तो आपने जो भी इस उदाहरण में, इस प्रश्न में, पहले वाले में जितने भी आपने उदाहरण लिखे थे उन सभी के गौड़ हैं या फिर प्राथमिक हैं, इनके बारे में आपको बताना है। जैसे कक्षा के सभी विद्यार्थियों को तो हम खुद ही इकट्ठा करेंगे, तो ये हो गया प्राथमिक हो गया। और विद्यालय के सभी अध्यापकों का भी ये भी प्राथमिक हो जाएगा, प्राथमिक, ये कर लेंगे। और क्रिकेट मैचों में देखिए ये गौड़ रहेगा क्योंकि आप रन को गिनने नहीं गए थे, टीवी में आया था, वहाँ पे देखकर आपने बताया। चुनाव परिणाम में से प्राप्त सीटों की संख्या, ये भी गौड़ हो जाएगा। एक गौड़ कैसे लिखा जाता है, हाँ जी, गौड़, ये वाला गौड़ हो जाएगा। और पिछले एक सप्ताह के हर एक दिन का तापमान जो है वो प्राथमिक भी हो सकता है, गौड़ भी हो सकता है। अगर आपने खुद थर्मामीटर में नापा तो प्राथमिक है, और अगर टीवी में देख करके नाप करके लिख कर रखा तो गौड़ है। तो हम यहाँ पे टीवी वाला मानते हैं और हम यहाँ पे लिख लेते हैं गौड़, ठीक है। और ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा कि आप सोचें कि सर ये ऐसे ऐसे कैसे वैसे हो जाएगा, तो कुछ नहीं है, ठीक है। जो भी आप मानेंगे, जिस हिसाब से मानेंगे, हो जाएगा काम। तो इस प्रश्न में बस इतना ही रहेगा और इसमें और कुछ करना भी नहीं है, सब में प्राथमिक और गौड़ ही लिख देना है और बस आप लिख लीजिएगा, हो जाएगा काम। तो बस इस वीडियो को बस यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा जो प्रश्नावली है समझ में आ गई होगी और आप इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाएंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।